नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। साइंस के इंग्लिश मीडियम नोट्स की अपार सफलता के बाद अब हम लेके आए आपके लिए साइंस के हिंदी मीडियम का नोट्स। आज मैं आपके लिए चैप्टर 1 लेके आया हूँ, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उन सभी पॉइंट्स को हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने मिलकर एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स के फॉर्म में तैयार कर लिया है। मैं आपको अपना रिजल्ट बताना चाहता हूं ताकि आपको ये बिलीव करवा सकूं कि अगर आप इन नोट्स से पढ़ोगे तो आपके मार्क्स कुछ इस प्रकार से होंगे। एक एक बच्चे का पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप गूगल पर खुद भी इनके रिजल्ट को देख सकते हो। एक एक बच्चे का रिजल्ट आप देख सकते हो बहुत क्लियरली वे में। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने इन्हीं नोट्स से पढ़ाई करी है। तो अगर आप इन नोट्स से तैयारी करोगे तो बिलीव मानिए आपके मार्क्स जो होंगे वो बेहतरीन आएंगे। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूं। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर करके देना ताकि वीडियो पूरा देखने के बाद आपका कोई पॉइंट छूट ना जाए, आपका कोई टॉपिक रह ना जाए और आपका कोई किसी गाइड या रिफ्रेशर या किसी अदर बुक की नीड ही ना हो। सब कुछ हमने इन्हीं नोट्स में कवर कर लिया है। सेकेंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार हो जाएगा जो 10th में तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ही। अगर आप में से कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को एक सिस्टमैटिक तौर पर एक फ्लो में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमें विज्ञान रटने की आवश्यकता नहीं होगी, हम साइंस की खूबसूरती को समझ पाएंगे। एंड फोर्थ, पूरे नोट्स को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपकी जो एक्टिविटीज है, आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है, वो भी आपका इसी नोट्स के माध्यम से तैयार हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, एक बेहतरीन सफर पर एक बेहतरीन नोट्स के साथ चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए बच्चों, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन चैप्टर। और आपको फर्स्ट पॉइंट याद करना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की सबसे सिंपल परिभाषा आप क्या लिख सकते हो? तो आप आंसर दोगे, वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कुछ नया बने, कुछ नई चीज की फॉर्मेशन हो। वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है जिनके नए गुणधर्म होते हैं। और उनके जो गुणधर्म होंगे ना, जो नया पदार्थ बनेगा उसके जो गुणधर्म होंगे वो भी नए होंगे। तो वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनते हो और उनके गुणधर्म भी नए हों, ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे Mg मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब O2 मींस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जरूरी नहीं आप यही एग्जांपल हो, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कार्बन, C का मतलब है कार्बन। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने यही एग्जांपल क्यों लिया है? क्योंकि आपके बुक में पहला एक्टिविटी जो है ना, आपके बुक की जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो इसी के बारे में है। इसलिए हमने नोट्स बनाते हुए इन बात का ध्यान रखा है कि आपकी एक्टिविटी भी कवर हो जाए। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक नई चीज बनाता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनते हो और उस पदार्थ के नए गुणधर्म होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है रासायनिक अभिक्रिया का। सेकेंड पॉइंट है मैग्नीशियम रिबन। जैसे मैंने अभी आपसे बताया था कि नोट्स बनाते हुए हमने एक्टिविटी का भी ध्यान रखा है, तो आपके बुक में मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक एक्टिविटी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों जाता है। ये 1 मार्क्स में आता है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आपको आंसर देना है, मैग्नीशियम रिबन पर कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन आती है जिस पर कार्बोनेट की परत होती है, उसको हटाने के लिए हमें रेगमाल से उसको साफ करना पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है तो आप आंसर दोगे कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए। कई टीचर यहां पर ऑक्साइड की परत भी कहते हैं कि ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए वो भी सही आंसर है, बट कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए ज्यादा बेस्ट आंसर है। जब आप डिटेल में बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो आपको कार्बोनेट की परत वहां पर दिखाई देगी। तो मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ करना पड़ता है कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए। रिएक्शन क्या होता है? तो रिएक्शन मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि जब मैग्नीशियम
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये रिएक्शन याद रखना आपको कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब रिएक्शन होती है ना तो इसमें चमकदार श्वेत आग निकलती है, एक चमकदार श्वेत आग निकलती है। मीन्स जब रिएक्शन होता है तो इसमें श्वेत कलर का, सफेद रंग की आग निकलती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो आप पढ़ रहे हो ना लास्ट में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसको श्वेत पाउडर कहते हैं। तो आपसे ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम के अंदर, आपने देखा होगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, तो कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए या ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब रिएक्शन होती है तो चमकदार श्वेत आग बनता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत पाउडर के रूप में पाया जाता है। यानी रिएक्शन होने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वह श्वेत पाउडर में यानी व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया होने की परिस्थितियां। हम कब बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? कोई कंडीशन होगी तभी तो हम बोलेंगे ना कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो साइंस कहती है कि ये 4 चीजें पाई जानी चाहिए। अगर ये चारों चीजें मोस्टली पाई जाएंगी तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने की परिस्थितियां 4 बताई गई है। पहला, अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, यानी सॉलिड कन्वर्ट होना चाहिए लिक्विड में, या लिक्विड कन्वर्ट होना चाहिए गैस में, या गैस कन्वर्ट होना चाहिए सॉलिड में, तो उसे बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन, उसका रंग बदल जाना चाहिए। थर्ड, तापमान में परिवर्तन, या तो तापमान बढ़ जाए रिएक्शन होने के बाद, या रिएक्शन होने के बाद तापमान कम हो जाए। फोर्थ, गैस का उत्सर्जन, कोई ना कोई गैस निकलनी चाहिए या गैस एब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो जब ये 4 पॉइंट पाए जाएंगे, यानी ये कंडीशंस पाई जाएंगी, तब हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया होने की परिस्थितियां। तो ये 4 परिस्थितियों में से मोस्टली जब चीजें पाई जाएंगी तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगला पॉइंट आता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण का अर्थ बताइए। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन आप दोगे, जब रासायनिक अभिक्रिया को, यानी अभी जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, देखिए ऊपर पढ़ा था ना ये रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया को, इसको हम एक फॉर्मूले के माध्यम से, सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखा जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया को, ये जो आपने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा था, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम फॉर्मूले के माध्यम से लिखते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखा जाता है, तो इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, या इसको ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो हमने मैग्नीशियम नहीं लिखा, हमने मैग्नीशियम का फॉर्मूला यूज किया है। हमने ऑक्सीजन नहीं लिखा, हमने ऑक्सीजन का फॉर्मूला यूज किया है। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया को फॉर्मूले के माध्यम से लिखते हैं, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को हम एक फॉर्मूले के माध्यम से लिखते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमने मैग्नीशियम की जगह Mg लिया है, हमने ऑक्सीजन की जगह O2 लिया है, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह उसका फॉर्मूला MgO लिया है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत के माध्यम से लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और किसी भी रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं बच्चों। रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं अभिकारक और एक को बोलते हैं उत्पाद। लेफ्ट हैंड साइड पे होता है अभिकारक और राइट हैंड साइड पे होता है उत्पाद। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो ये अभिकारक कहलाता है, ये जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो उसको उत्पाद कहते हैं। तो पहला पेज कंप्लीट होता है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट पेज पे हमने क्या जाना। मैंने आपको सबसे पहले बताया रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, कीवर्ड याद रखिए, नए पदार्थों का निर्माण होता है और जिसके नए गुणधर्म होते हैं। नया चीज बनेगा और उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल नई होगी। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे या तो ये या ये आप लिख सकते हो। ये जानबूझ के दिया गया है ताकि आपकी एक्टिविटी कवर हो जाए। मैग्नीशियम रिबन को हमें रेगमाल से साफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस पर कार्बोनेट की परत होती है या ऑक्साइड की परत होती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब रिएक्शन होता है तो चमकदार श्वेत आग निकलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया होने की परिस्थितियां, रासायनिक अभिक्रिया होने की 4 परिस्थितियां होती है। अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, रंग में परिवर्तन होना चाहिए, तापमान में परिवर्तन होना चाहिए और गैस का उत्सर्जन होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस होती है केमिकल रिएक्शन होने की। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया को, जो हमने ऊपर पढ़ा था, जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत के माध्यम से हम लोग लिख देंगे तो वही रासायनिक समीकरण कहलाता है।
Mg प्लस O2, मैग्नीशियम की जगह Mg, ऑक्सीजन की जगह O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO। तो हमने सूत्र और संकेत का इस्तेमाल किया है, तो ये रासायनिक समीकरण बन गया। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। लेफ्ट वाले को बोलते हैं अभिकारक, राइट वाले को बोलते हैं उत्पाद। इधर की तरफ जो भी लिखेंगे, ये जो है अभिकारक है और ये जो है वो उत्पाद है। अब हम जानेंगे कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो 6 पॉइंट आता है अभिकारक। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए अभिकारक क्या होता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इनको अभिकारक कहते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है और यह हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। उत्पाद क्या होता है, तो जो नई चीज बनती है रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होने के बाद जो नई चीज बनती है उनको उत्पाद कहते हैं। अभिक्रियाएं होने के बाद नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जब रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन हो चुका है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक नई चीज बना चुके हैं जिनका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अभिक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। जैसे नया पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये आपका उत्पाद कहलाएगा। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा अभिकारक लिखा जाता है और राइट हैंड साइड पे हमेशा उत्पाद लिखा जाता है। अब रासायनिक समीकरण को बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। याद रखोगे, रासायनिक समीकरण को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, एक को बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों में फर्क क्या है? जब अभिकारक व उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होते हैं, कहने का मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला जब दोनों इक्वल हो, आपको याद है ना, अभिकारक इधर लिखते हैं और उत्पाद इधर लिखते हैं, तो जब अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होंगे, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होंगे तो उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए, यहां मैग्नीशियम 2 हैं इसलिए 2 लगाया गया है ताकि ये बैलेंस हो सकें। यहां मैग्नीशियम 2 हैं तो राइट हैंड साइड पे भी मैग्नीशियम 2 ही है, 2 Mg, 2 मैग्नीशियम है। यहां ऑक्सीजन 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई यहां भी होती है, तो ऑक्सीजन भी यहां पे 2 है, मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो बिल्कुल सेम कैटेगरी है। यानी जब अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होंगे तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है। जब अभिकारक व उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होते हैं, यानी जब लेफ्ट हैंड वाली चीज और राइट हैंड वाला अभिकारक और उत्पाद जब दोनों द्रव्यमान के रूप में बराबर होंगे तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसका उल्टा कर दो, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होंगे? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर ना हो। जब अभिकारक व उत्पाद के द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं, जब अभिकारक व उत्पाद के द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं तो इनको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक चीज और याद रखना आपको, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। इसको कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हो ना आप, इसको कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान बराबर ना हो, जैसे यहां देखिए Mg यहां पर 1 है, वहां भी Mg 1 है, बट यहां देखिए ऑक्सीजन 2 है और यहां ऑक्सीजन 1 है, तो इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे या कंकाली समीकरण बोलेंगे। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं, यानी लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाला जब बराबर ना हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, मैंने लिख भी दिया। इसको कंकाली समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा यहां पे लिख दिया आपके लिए। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण की दो कैटेगरी होती है, एक होती है संतुलित, एक होती है असंतुलित। तो साइंस कहती है आपका रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए, आपका रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए। असंतुलित का कोई यूज नहीं होता। केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, असंतुलित नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों बैलेंस किया जाता है? किसी रासायनिक समीकरण को बैलेंस क्यों किया जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूं, बट इस पेज को रिवाइज करा देता हूं। पहले मैंने आपको बताया अभिकारक क्या होता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं।
अभिक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। इनको लेफ्ट हैंड साइड, इनको राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण के दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जब अभिकारक व उत्पाद के जो द्रव्यमान होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होंगे। मैग्नीशियम 2 है, यहां भी मैग्नीशियम 2 है, यहां ऑक्सीजन 2 है और यहां भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण वो होते हैं जब अभिकारक व उत्पाद के द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं। यहां Mg 1 है, यहां भी Mg 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 ही है, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है, तो इसे असंतुलित बोलते हैं। इसको कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, आपसे पूछा जाएगा। मैंने अभी आपसे बताया कि असंतुलित रासायनिक समीकरण का कोई यूज नहीं है। अगर कोई रासायनिक समीकरण असंतुलित भी है ना, तो आपको उसे संतुलित करना पड़ता है। क्यों भाई? केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस क्यों होना चाहिए, संतुलित ही क्यों होना चाहिए? तो इसका रीजन 9th क्लास की बुक में था। याद कीजिए, जब आप 9वीं क्लास में थे ना, तो आपने एक रूल पढ़ा था जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण हमें रासायनिक समीकरण हमेशा बैलेंस रखना पड़ता है। यह नियम क्या कहता था? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश। यानी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बढ़ता है और ना ही द्रव्यमान घटता है। बात को समझो। किसी भी साइंस के टीचर से पूछोगे तो हमेशा आपसे बोलेगा कि भाई रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऐसा कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान की ना तो उत्पत्ति होती है ना ही विनाश। यानी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बढ़ता है और ना ही घटता है। तो ना जब ना द्रव्यमान बढ़ेगा और ना घटेगा तो बराबर रहेगा ना। इसलिए रासायनिक समीकरण को हमेशा बैलेंस रखना पड़ता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं को 5 प्रकार में बांटा गया है। बच्चों याद रखना, रासायनिक अभिक्रियाओं को 5 कैटेगरी में, यानी 5 प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा रेडॉक्स अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। और यही हम मेन 1 बाय 1 इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में आप पेपर में क्या लिख के आओगे? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक याद है ना जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते थे, तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद जो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, यानी अभिकारक तो 2 या 2 से ज्यादा होंगे लेकिन उत्पाद केवल एक होगा। जब 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक होंगे लेकिन उत्पाद केवल एक होगा तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पर 2 अभिकारक है लेकिन उत्पाद एक है। यहां भी देखिए, यहां पर 2 अभिकारक है लेकिन उत्पाद एक है। तो जब अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा हो लेकिन उत्पाद एक हो तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का सबसे सिंपल डेफिनेशन जो आपको लिख के आना वो ये है, जब एक अभिकारक टूटकर, यानी अभिकारक है ना ये वाला अभिकारक, ये टूटेगा, ये वाला अभिकारक जो है वो टूटेगा और 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाएगा। जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, जब एक अभिकारक टूटता है और वो 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? संयोजन वियोजन फर्क समझ में आ गया? अभिकारक बहुत सारे होंगे, उत्पाद एक होगा। यहां अभिकारक एक होगा लेकिन उत्पाद बहुत सारे होंगे। उसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया। अभी विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व, देखिए सभी तत्व जो होता है वो अलग अलग होता है। आपने नाम सुना होगा सिल्वर, आपने नाम सुना होगा गोल्ड, आपने नाम सुना होगा पोटेशियम, आपने नाम सुना होगा सोडियम, आपने नाम सुना होगा आयरन, आपने नाम सुना होगा जिंक। ये सभी जो धातु हैं, तत्व हैं, इनकी अभिक्रियाशील अलग अलग होती है। कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है, कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कोई बहुत कम रिएक्टिव है। आप भी तो है ना, किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कोई आप में से है जो बहुत कम गुस्सा करता है, तो कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है।
तो जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी जो ज्यादा रिएक्टिव है वो वाला तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, जब ज्यादा रिएक्टिव वाला तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी ज्यादा रिएक्टिव वाला तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? तो ये चीज हम चैप्टर 3 में समझेंगे। चैप्टर 3 में हम समझेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है या कौन कम रिएक्टिव है। चैप्टर 3 में आएगा रिएक्टिविटी सीरीज, एक टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें हम जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को हटा देगा अपनी जगह से, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इसको बोलते हैं कॉपर, इसको बोलते हैं सल्फेट, कॉपर सल्फेट। Cu मीन्स कॉपर, SO4 सल्फेट, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच रिएक्शन हुआ। कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच रिएक्शन हुआ, तो जो आयरन होता है ना Fe आयरन, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पे देखिए राइट हैंड साइड में आयरन सल्फेट बन गया। Fe मतलब क्या था? आयरन, और SO4 सल्फेट, यहां क्या था? कॉपर सल्फेट। यहां था कॉपर सल्फेट, लेकिन आयरन ने कॉपर को हटा दिया, तो ये बन गया आयरन सल्फेट। देखिए आयरन सल्फेट, कॉपर बेचारा साइड हो गया। क्यों? क्योंकि ये कम रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को हटा देता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अगले पेज पर है, पहले इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं कि इस पेज पर हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि 9th क्लास में बच्चों हमने एक रूल पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ना तो द्रव्यमान बढ़ता है और ना ही द्रव्यमान घटता है, इसलिए द्रव्यमान बराबर रखना पड़ेगा आपको। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम एक एक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक होगा, अभिकारक तो 2 या 2 से ज्यादा होगा, लेकिन मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे, एक ही उत्पाद बनेगा। तो जब 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनता है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन में उल्टा होता है, जब एक अभिकारक टूटकर, यानी अभिकारक तो एक होगा और ये टूट जाएगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएंगे। तो अभिकारक तो एक होगा लेकिन उत्पाद बहुत सारे होंगे, तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को, कम रिएक्टिव एलिमेंट को विस्थापित कर देता है, उसको हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो वह आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया। अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन जो आपके एनसीईआरटी बुक में, नोट्स को बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया गया है ताकि आपके मार्क्स ना कटे, बिल्कुल 100% मार्क्स का आए, तो बिल्कुल एनसीईआरटी से लिखा गया है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में आप क्या लिखोगे? जब अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है। सर जी आयन क्या होते हैं? याद कीजिए जब आप 9th क्लास में थे तब आपने पढ़े थे आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन, एक होता है नेगेटिव आयन, धन आयन और ऋण आयन। जितने भी मेटल्स होते हैं उन पे होता है पॉजिटिव आयन, जितने भी नॉन मेटल होते हैं उन पे होता है नेगेटिव आयन। उन्हें आयन बोलते हैं। आयन मतलब चार्ज पार्टिकल्स। तो जब अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है, यानी ये आयन आपस में एक्सचेंज होंगे, ये आयन कहलाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जब ये आपस में एक्सचेंज होंगे, जब अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए Na क्या है? सोडियम है। Na मतलब सोडियम, SO4 सल्फेट, Ba होता है बेरियम, Cl2 होता है क्लोरीन। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। जब इनका रिएक्शन होगा तो पता है क्या होगा?
इसे बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं बी, इसे बोलते हैं सी, इसे बोलते हैं डी। तो याद रखना, फर्स्ट हमेशा चौथे के साथ जाता है, पहला हमेशा फोर्थ के साथ जाएगा, यानी Na और Cl दोनों एक साथ हो जाएंगे। देखिए ये रहा, तो दोनों में 2 लगाए ना, 2 और 2, तो यहां पर नहीं लिखेंगे 2 और 2, हम इन दोनों की जगह यहां लिख देंगे 2, जैसे इसमें लिखा हुआ है। 2 और 2 यहां नहीं लिखेंगे, ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा था। 2 और 2 नहीं लिखेंगे, हम 2 यहां लिख देंगे। पहला जाएगा हमेशा फोर्थ के साथ और तीसरा हमेशा जाता है सेकंड के साथ। ये द्विविस्थापन की पहचान है कि थर्ड हमेशा सेकंड के साथ जाएगा, यानी BaSO4। देखिए बेरियम सल्फेट एक साथ हो गया। जब फर्स्ट हमेशा जाए फोर्थ के साथ और थर्ड जाए सेकंड के साथ, जब पहला और चौथा एक साथ हो जाए और तीसरा और दूसरा एक साथ हो जाए तो उसके द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। और इसकी परिभाषा क्या होती है? जब अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है, ये आयन जब आपस में एक्सचेंज होते हैं तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है उपचयन अभिक्रिया, एक होता है अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के 2 कैटेगरी होती है, 2 पार्ट्स होती है, उपचयन और अपचयन। अब ये उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन अभिक्रिया पूछेगा आपसे पेपर में कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो सिंपल आपको 2 लाइन में आंसर बताना है। ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, या ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, यानी हाइड्रोजन कम हो जाए। उपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन कम हो जाता है। कोई भी एक चीज होना चाहिए, तो उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए कॉपर यहां पर अकेला है, कॉपर यहां पर अकेला है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन जब दोनों आपस में रिएक्ट कर गया तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। पहले कॉपर अकेला था, लेकिन अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए उसको उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन कम हो जाए तो उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में उल्टा कर दो, अपचयन अभिक्रिया में इसका उल्टा कर दो, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, यानी ऑक्सीजन कम हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी। आप इसका एग्जांपल यही लिख सकते हो, जब कॉपर ऑक्साइड को हम लोग हीट करते हैं ना, जब कॉपर ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो कॉपर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो यहां देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन हीट करने के बाद कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो कॉपर के लिए ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया। पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बट अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, इसलिए इसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। पहले आपको समझना पड़ेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया के 2 पार्ट्स होते हैं, उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन कम हो जाए। अपचयन क्या होता है? कि या तो ऑक्सीजन कम हो जाए या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए। रेडॉक्स अभिक्रिया होता है जिसमें दोनों हो, अपचयन भी हो रहा हो और उपचयन भी हो रहा हो। देखिए ये रहा इसका एग्जाम्पल, इसमें कोई परिभाषा नहीं लिखनी है आपको, बस ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि रेडॉक्स में दोनों होने चाहिए, अपचयन भी होना चाहिए और उपचयन भी होना चाहिए। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बट अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन तो नहीं है, तो इसको ये देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन कम हो गया, तो इसको बोलेंगे अपचयन, इसको बोलेंगे अपचयन, अपचयन, अपचयन। ठीक है बेटा। अब देखो हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन अकेला था लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, और जब ऑक्सीजन ऐड होता है ना तो उसको उपचयन कहते हैं। देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो उसे उपचयन कहेंगे, तो इसके लिए ये वाला जो है ये उपचयन कहलाएगा, उपचयन, उपचयन। तो क्योंकि इसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रहे हो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको बताना है कि इसके 2 पार्ट होते हैं, उपचयन और अपचयन। फिर उपचयन के बारे में बता दो, अपचयन के बारे में बता दो, फिर रेडॉक्स का एक एग्जाम्पल दे दो। ऐसा एग्जाम्पल देना जिसमें उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो। ठीक है। नाउ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया को ना संतुलित करना पड़ता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि पूछेगा कि कौन से मेथड से उसको बैलेंस करते हैं।
साइंस में बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। पूछेगा कौन से मेथड से? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाले विधि का नाम बताइए। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने वाले मेथड का नाम है हीट और ट्रायल विधि। ये विधि का नाम है। हालांकि विधि हम चैप्टर का लास्ट में करेंगे, बैलेंस का नाम लास्ट में सीखेंगे, बट आपको मेथड याद रखना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाले विधि का नाम है हीट और ट्रायल विधि। ठीक है। उसके बाद अभिक्रिया के प्रकार। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्मा छेपी, एक होती है ऊष्मा शोषी। ये देखो गलत लिखा हुआ है, ऊष्मा छेपी आएगा, ऊष्मा छेपी ऐसे लिख लेना, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया के प्रकार। ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक होती है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। पहले इस चैप्टर को, इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। जब अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फर्स्ट हमेशा जाएगा फोर्थ के साथ और थर्ड जाएगा हमेशा सेकंड के साथ। रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन अपचयन दोनों हो रहा हो। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा हो या हाइड्रोजन कम हो रहा हो। कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसलिए उपचयन है। अपचयन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, यानी ऑक्सीजन कम हो रहा हो, या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा हो, हाइड्रोजन बढ़ रहा हो। जैसे एग्जांपल दिया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कम हो गया, इसलिए अपचयन अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऐसा एग्जांपल लेना होता है जिसमें हमारा अपचयन भी हो रहा हो और हमारा उपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने वाले मेथड का नाम है हीट और ट्रायल विधि, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में। अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं। एक होता है ऊष्मा छेपी और एक होता है ऊष्मा शोषी। अब ये ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी क्या हो, तो चलो हम अगले पेज पे जानते हैं कि ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है। अगला पेज आ चुका है। देखिए ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ये बच्चे ने गलत लिख दिया, ऊष्मा छेपी लिखना आपको, ठीक है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया ऐसे कर देना। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, यानी उत्पाद तो उत्पन्न होगा लेकिन साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, हीट भी रिलीज होगा। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज होगा, उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर आएगी, गर्मी बाहर आएगी, उसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है, साथ में ऊष्मा गर्मी भी बाहर आती है। तो जिस रिएक्शन में गर्मी बाहर आती है, ऊष्मा बाहर आती है, उसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी इसका उल्टा होता है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का अवशोषण यानी हीट एब्जॉर्ब होती है, इसमें हीट रिलीज होती है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए सिल्वर क्लोराइड, Ag मतलब होता है सिल्वर, Cl होता है क्लोराइड। जब AgCl को सिल्वर क्लोराइड को, नाम याद रखोगे, सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख दोगे आप तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। लेकिन ये बहुत सारा हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सनलाइट हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा रिलीज होती है, उत्पन्न होती है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, आपको याद है वियोजन अभिक्रिया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ऐसी अभिक्रिया जो टूटता है, याद कीजिए, एक अभिकारक था, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट था, याद होगा मैंने आपको बताया था। जब अभिकारक एक हो, प्रोडक्ट बहुत सारे हो, तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के भी तीन प्रकार होते हैं। वियोजन अभिक्रिया के भी, वियोजन अभिक्रिया याद है आपको, जब एक अभिकारक हो, बहुत सारे उत्पाद हो, तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया के भी तीन प्रकार होते हैं। एक होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, एक होता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, एक होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। याद करोगे, वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय, विद्युतीय, प्रकाशीय। अब ये कैसे नाम रखे हुए हैं आपको याद हो जाएगा। एक बात बताओ बच्चों, ये जो अभिकारक है टूट रहा है, ऐसे ही थोड़ी टूट जाएगा, कोई हथौड़ी लेके थोड़ी तोड़ रहा है इसको। अभिकारक टूटता है किसी रीजन से,
या तो अभिकारक टूटेगा ऊष्मा के कारण, या तो अभिकारक टूटेगा विद्युत के कारण, या तो अभिकारक टूटेगा प्रकाश के कारण। तो जब अभिकारक ऊष्मा के कारण टूटे तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जब अभिकारक विद्युत की वजह से टूटे तो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, यदि ये अभिकारक प्रकाश की वजह से टूटे तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। अब मैं तीनों के बारे में आपको एक एक करके समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के कारण होता है, अभी मैंने आपसे कहा था ना, ऐसा वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के कारण हो, नाम से ये ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के कारण हो, ऊष्मा के कारण हो। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के कारण हो, गर्मी के कारण टूट जाए, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए फेरस सल्फेट, मेरे साथ बोलिए फेरस सल्फेट। अब सर जी मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया है, इसके पीछे आप रीजन है आपकी बुक की एक्टिविटी। आपके बुक में एक्टिविटी दे रखा फेरस सल्फेट का, तो ये रिएक्शन इसलिए आपको यही याद करके जाना है। जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है, जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं ना, तो 3 चीज बनती है। फेरिक ऑक्साइड, बोलिए मेरे साथ, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए अभिकारक तो एक ही था, लेकिन ऊष्मा के कारण कई सारे बन गए ना, ऊष्मा के कारण टूट गए बेचारे। तो जब अभिकारक ऊष्मा के कारण टूट जाए तो उसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। यहां देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, बोलिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सी मतलब कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की वजह से टूट गया। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभिकारक तो एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट 2 बन गए, किसके कारण? ऊष्मा के कारण। तो ऐसा वियोजन, जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के कारण हो तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये रहे 2 बेस्ट एग्जांपल, और यही एग्जांपल मैंने क्यों लिए? क्योंकि आपके बुक में इसके ऊपर एक्टिविटी है। तो हमने एक्टिविटी को भी कवर किया आपके लिए, ताकि आपकी एक्टिविटी कवर हो जाए बुक की। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया क्या होगा? जो विद्युत के कारण हो। अगर यही वियोजन विद्युत के कारण होगा तो विद्युतीय वियोजन। देखिए जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के कारण होता है, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के कारण होता है तो उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा जा सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फॉर्म में। आपके बुक में एक्टिविटी दे रखी है इसके ऊपर। आप बात तो समझिए ना। देखिए मैं आपको दिखाता हूं बुक, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होता मैं आपको बुक दिखा देता हूं। ये सारी एक्टिविटी जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो ना, मैंने अपनी मन मर्जी से नहीं लिया है कि मुझे मजा आ रहा था जी, सर जी को मजा आ रहा था इसलिए सर जी ने अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ले लिया। नहीं बच्चों, इसके ऊपर आपके बुक की एक्टिविटी है। देखिए ये रहा एक्टिविटी, देखिए लिखा हुआ है जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। ये रहा एक्टिविटी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तोड़ा जाता है। ये रहा एक्टिविटी। तो हमने एक्टिविटी को भी कवर किया है। रिएक्शन पूछेगा आपको कि पानी को कैसे तोड़ा जाता है, तो पानी को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। तो विद्युत के कारण टूट गया पानी, विद्युत के कारण पानी 2 हिस्सों में बट गया, इसलिए विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। रिवाइज कर लें इस पेज को, ये पेज खत्म होने वाला है, जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये रहा एग्जाम्पल। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के कारण हो, गर्मी के कारण हो। जैसे फेरस सल्फेट टूटता है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाता है, तो ऊष्मा के कारण टूटता है। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के कारण हो, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के कारण हो तो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे पानी को विद्युत से तोड़कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बांट दिया जाता है। नाउ अब आएगा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, तो इसका आप खुद भी आंसर दे सकते हो। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होगा? जो प्रकाश के कारण हो। जब वियोजन प्रकाश के कारण होगा तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलोगे आप। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के कारण हो, अब यहां प्रकाश में लिख देना, सूर्य के प्रकाश लिखना पूरा। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, जब सूर्य के प्रकाश के कारण कोई वियोजन अभिक्रिया होती है ना, तो उसको प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए सिल्वर क्लोराइड, अभी एग्जांपल दिया था, सिल्वर क्लोराइड।
सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के कारण टूटकर सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। अब आप कहोगे मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो ये चैप्टर, तो ये चीजें आपको बहुत कम बच्चों को आती होगी, इससे बार बार बोलता हूं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के कारण टूट गया, सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। तो क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण टूटा, इसलिए इसको प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। नाउ अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण बहुत कम बच्चों को पता होता है इसके बारे में। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? देखिए बच्चों, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं ना, जो रिएक्शन होने के बाद कुछ पदार्थ को बचा देते हैं, जो पानी में अघुलनशील होता है। यानी ऐसे अभिक्रिया जिसमें कुछ अघुलनशील पदार्थ का निर्माण हो, वह अभिक्रिया जिसमें अवशेष अघुलनशील पदार्थ का निर्माण हो, वह अभिक्रिया जिसमें, अगर आप इसे छोड़ना चाहे तो छोड़ दो, इसका मतलब है अवक्षेप, इसको अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप, आप चाहते हो आप अवक्षेप लिख सकते हो। अवक्षेप होता है कुछ ऐसा पदार्थ बच जाना जो पानी में घुल नहीं सकता, बेकार चीज है रिएक्शन होने के बाद। जैसे एक बात बताइए, आपने मैग्नीशियम को याद है, मैग्नीशियम का रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये व्हाइट पाउडर क्या है? बेकार है, ये पानी में घुलेगा नहीं, तो ये अवक्षेप कहलाता है साइंस में। तो वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल ये रहा। अब मैंने यही एग्जाम्पल क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये आपके बुक की एक्टिविटी है बच्चों, मैं एक्टिविटी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं जानता हूं बुक में एक्टिविटी बहुत ज्यादा आती है पेपर में। सोडियम सल्फेट, याद कीजिए, Na सोडियम SO4 सल्फेट। सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, ये आपने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया में, तो मैंने आपको क्या समझाया था? पहला जाता है हमेशा चौथे के साथ, तो Na जाएगा Cl के साथ, देखिए NaCl एक साथ। तीसरा जाएगा दूसरे के साथ, तो BaSO4 एक साथ, BaSO4 एक साथ, BaSO4 एक साथ। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है और ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। तो हमने इस तरीके से नोट्स बनाए ताकि आपके ना एक ही एग्जाम्पल कई जगह बैठ जाए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, अघुलनशील पदार्थ का निर्माण हो, इसमें आपको ये एग्जाम्पल लिखना है। इसमें ये जो है ना बेरियम सल्फेट, यही है अवक्षेपण। ये जो बेरियम सल्फेट है यही है अवक्षेपण, ये पानी में घुलता नहीं है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब आपकी एक्टिविटी शुरू हो गई, बुक की एक्टिविटी ध्यान से देखना। अब ये एक्टिविटी हो गई बेटा, ये एक्टिविटी शुरू हो गई। जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलता है, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो क्या होता है? आप ये देख लीजिए, पिछले साल CBSE का जो सैंपल पेपर है ना, उनका पहला क्वेश्चन मेरे नोट्स का यही पार्ट था 29। अब जाके चेक कर लीजिए, CBSE सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन ही मेरे नोट्स का ये वाला पार्ट था कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है। तो याद रखना, जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उन्होंने ये पूछा था कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। यह बुक की एक्टिविटी है। रासायनिक समीकरण को ज्यादा सूचनापूर्ण कैसे बनाते हैं? रासायनिक समीकरण को ज्यादा सूचनापूर्ण कैसे बनाते हैं? एक केमिकल रिएक्शन को मैंने लिख दिया Mg+O2 और यहां लिख लिया MgO, यहां लगा दिया 2, यहां लगा दिया 2 बैलेंस करने के लिए। एक रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण मतलब अच्छा हम कैसे बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। एक रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाया जा सकता है, उसका एक तरीका है, उसकी भौतिक अवस्था को लिखकर। भौतिक अवस्था क्या होता है? तो ठोस के लिए S लिखिए, इनमें से जो ठोस है उसके लिए S लिखेंगे, जो द्रव है उनके लिए L लिखेंगे, जो गैस है उनके लिए G लिखेंगे, जो जलीय विलयन होगा उनके लिए AQ लिखेंगे, AQ एक्वस, छोटा a और Q एक्वस। तो एक रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम पदार्थों की भौतिक अवस्था लिख सकते हैं। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G, जलीय विलयन के लिए AQ। जैसे इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में कार्बन के साथ S लिखा हुआ है। इसका मतलब पता है क्या है? कि कार्बन यहां पर सॉलिड है
ऑक्सीजन के लिए जी लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन यहां पे गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जी लिखा हुआ है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। तो एक रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम भौतिक अवस्था लिख सकते हैं। ठोस के लिए एस, द्रव के लिए एल, गैस के लिए जी और एक्वस के लिए AQ। अभिक्रिया होने की स्थिति बता सकते हैं कि कौन से कंडीशन में रिएक्शन हुआ है। कभी एरो के ऊपर सूर्य का प्रकाश लिख देंगे जब सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, कभी हम एरो के ऊपर ऊष्मा लिख देंगे जब हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, कभी हम एरो के ऊपर विद्युत लिख देंगे जब हमें विद्युत की जरूरत पड़ेगी, जब एरो के ऊपर तापमान लिख देंगे, कभी दाब लिख देंगे, कभी उत्प्रेरक लिख देंगे। अब ये दाब क्या होता है? दाब मतलब प्रेशर, और उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की रेट को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक बोलते हैं। जैसे अगर आप उत्प्रेरक समझना चाहो तो ऐसा समझ लो कि दूध से दही बनाने, आपने देखा होगा मम्मी को, दूध से दही बनाने के लिए पहले दूध को थोड़ा उबालना पड़ेगा और थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, तो वो उत्प्रेरक है एक तरह से। क्योंकि जब तक आप दूध बहुत ज़्यादा गर्म में दही नहीं बनेगा और ठंडा भी दूध दही नहीं बनेगा, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, तो वो उत्प्रेरक हो गया, कंडीशन बोलते हैं इसको। तो रासायनिक अभिक्रिया को सूचनापूर्ण बनाने के लिए ये कंडीशंस हैं। एक बार इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के कारण हो तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की वजह से अलग अलग हो गया तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, यानी अघुलनशील पदार्थ बनता है, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। यहां बेरियम सल्फेट जो है वो अवक्षेप है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है? तो जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। रासायनिक अभिक्रिया को अधिक अच्छा सूचनापूर्ण कैसे बना सकते हैं? भौतिक अवस्था को लिखकर। ठोस के लिए S लिखिए, द्रव के लिए L लिखिए, गैस के लिए G लिखिए, जलीय विलयन के लिए AQ लिखिए। जैसे कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हमने लिख दिया इंफॉर्मेशन। अभिक्रिया की स्थिति लिख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश यूज हुआ था, या फिर ऊष्मा यूज हुआ था, या विद्युत यूज हुआ था, या तापमान यूज हुआ था, या दाब यूज हुआ था, या उत्प्रेरक यूज हुआ था, क्या यूज हुआ था, हम उसकी कंडीशन लिख सकते हैं। नाउ अगला आपके बुक में एक एक्टिविटी दे रखा है जिसमें बिना बुझा हुआ चूना पता होना चाहिए आपको। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? तो बच्चों, बिना बुझा हुआ चूना जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखोगे, बिना बुझा हुआ चूना ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है CaO। और एक होता है बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। एग्जाम में आता है MCQ वगैरह में, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह है बिना बुझा हुआ चूना, यह है बुझा हुआ चूना। अब एग्जाम में आता है कि बिना बुझा हुआ चूने को बुझा हुआ चूने में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बिना बुझा हुआ चूने को बुझा हुआ चूने में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो बिना बुझा हुआ चूने में पानी मिलाकर, अगर हम बिना बुझे हुए चूने में यानी कैल्शियम ऑक्साइड में, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, याद कीजिए अभी बताया था मैंने, बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, अगर इसमें पानी मिला दोगे ना तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, और इसमें हीट भी रिलीज होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है इस रिएक्शन में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बिना बुझा हुआ चूने से बुझा हुआ चूना कैसे कन्वर्ट होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी बिना बुझा हुआ चूना बुझा हुआ चूने में कन्वर्ट हो गया और हीट रिलीज होगा। अक्सर क्वेश्चन होता है सफेदी, घर में जो सफेदी कराते हैं ना उसके बारे में कुछ ना कुछ पूछते हैं। तो घर में जब सफेदी कराते हो तो भी यही रिएक्शन होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दुकान से हम लोग लेके आते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर पुट्टी सुना होगा आपने, अपने घर में पूछना अपने पिताजी से, उनको पता होगा। ये अगर आपने सुन रखा तो बहुत अच्छी बात है, पुट्टी बोलते हैं। वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर आता है, कट्टा आता है इसका 25 किलो का या 15 किलो का, छोटे भी आते हैं 1-2 किलो के भी आते हैं, बट अधिकतर लोग बड़े किलो लाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये पाउडर आ गया, इसको पानी में डाल देते हैं। जो हमने लेबर लगा रखे हैं ना मिस्त्री, वो कैल्शियम ऑक्साइड के पाउडर को पानी में डाल देते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। उसको घोलते हैं, पहले कुछ देर तक घोलेंगे, उसमें हीट रिलीज हो जाएगा। तो अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम, देखिए पहले हम पाउडर लेके आए, बात को समझिए।
हम दुकान से क्या लेके आए? हम दुकान से लेके आए कैल्शियम ऑक्साइड। मिस्त्री ने उसको डाल दिया पानी में, तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उस घोल को बोलेंगे, जो व्हाइट कलर का घोल तैयार होता है ना, उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। अब दीवारों पर तो यही लगेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ी लगेगा, पाउडर थोड़ी लगेगा, पानी में घोल लगेगा। तो दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाएंगे। अब दीवार पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो अपने आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। दीवार पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, वो अपने आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो पानी तो धीरे धीरे दीवार पे सूख जाएगा गर्मी की वजह से। पानी जो बनाना है ये धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा, सूख जाएगा। 1-2 दिन बाद जब पानी सूख जाएगा ना, तो आपकी दीवारें चमकने लगेगी। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। बात को समझिए, हम दुकान से क्या लेके आए? कैल्शियम ऑक्साइड। उसको किसमें घोला? पानी में। घोल तैयार हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीवार पे क्या लगाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है, इससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। जो वाटर है वो 2-3 दिन में सूख जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। फिर दीवारों पे बचता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही दीवारों पे चमक आती है। तो जब आप सफेदी करोगे ना, तो तुरंत नहीं आएगी सफेदी, 1-2 दिन बाद आएगी सफेदी, क्योंकि इसको सूखने में 1-2 दिन लगता है। दीवारों पे बचता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी वजह से चमक आती है। देखिए लिख भी रखा है मैंने। जल के वाष्पीकरण होने के बाद जब ये पानी सूख जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, इसके कारण दीवारों पर चमक आती है 2 या 3 दिन बाद। तो दीवारों पर चमक किसकी वजह से? पता लग गया, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है। मार्बल जो घर में लगता है, अंडे का छिलका जो आपने देखा होगा, चौक, चूना पत्थर, इनमें से किसी का भी फॉर्मूला पूछे, आपको कैल्शियम कार्बोनेट लिख के आना है। मार्बल पूछे तो भी ये फॉर्मूला, अंडे का छिलका पूछे तो भी यही फॉर्मूला, चौक पूछे तो भी यही फॉर्मूला, चूना पत्थर पूछे तो भी यही फॉर्मूला। सबका एक ही फॉर्मूला है। मार्बल, अंडे का छिलका, चौक, चूना पत्थर, इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस पेज को जल्दी से रिवाइज कर लें। देखिए, बिना बुझा हुआ चूना, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो पाउडर लेके आते हैं, पुट्टी बोलते हैं इसको। बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो पानी में डालने के बाद घोल तैयार होता है ना, उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूने को बुझा हुए चूने में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो पाउडर को पानी में डाल दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बन जाएगा, हीट रिलीज हो जाएगा। सफेदी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दुकान से कैल्शियम ऑक्साइड लेके आए, बिना बुझा हुआ चूना लेके आए, उसको पानी में डाला, घोल तैयार करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। अब उसको हमने दीवार पे लगाया तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी बनाता है। पानी 1-2 दिन बाद सूख जाता है, दीवार पे बचती है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी वजह से दीवारों पे चमक आ जाती है। लिखा हुआ भी है, जल के वाष्पीकरण होने के बाद, जल के सूखने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवारों पर चमक आती है 2 से 3 दिन बाद। मार्बल, अंडे का छिलका, चौक, चूना पत्थर, इन सब का एक ही नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ जाए। थैंक यू। चलिए अगला एक्टिविटी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हमने हर चीज कवर किया है। टाइम तो लग सकता है, लेकिन सब कुछ कवर कर दिया आपके लिए, ताकि आपको कहीं और कुछ देखने की नीड ना हो। आपसे पूछेगा कोयले का दहन, कोयले को जलाते हैं ना, उसका रिएक्शन बताओ। तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये लिख के आना है, कोयले का दहन। जल का निर्माण, पानी कैसे बनता है? पानी कैसे बनाएंगे? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनता है। प्राकृतिक गैस का दहन, जो हमारे घरों में जो गैस आती है ना, एलपीजी गैस, उसको जब मम्मी जलाती है तो कौन सा रिएक्शन होता है? तो ये वाला रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं मेथेन गैस। बोलो मेरे साथ, मेथेन गैस, मेथेन गैस, मेथेन, 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 चैप्टर 4 में पढ़ेंगे भी। प्राकृतिक गैस का दहन, जब मम्मी घर में खाना बनाती है ना, उसमें होता है मेथेन गैस, और वो जलता है ऑक्सीजन की वजह से। मेथेन गैस जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो वाटर तो गर्मी की वजह से हमें दिखाई नहीं देता, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चला जाता है। तो प्राकृतिक गैस के दहन के कारण ये वाला रिएक्शन होता है, ये लिख के आना। ठीक है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? आपके बुक में क्वेश्चन है कि श्वसन को, जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं ना, ब्रीथिंग करते हैं, उससे फूड ब्रेक डाउन होता है, आगे पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। जो श्वसन होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? याद है आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? किसी को याद है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो थी जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हुआ था, ऊष्मा बाहर आ गया था। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। तो आपको आंसर क्या देना? देखिए, चावल खाओ, चाहे ब्रेड खाओ, चाहे आलू खाओ, कुछ भी खाओ, इन सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। याद रखोगे, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, चावल, ब्रेड, आलू, इन सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है।
चावल, ब्रेड, आलू जो हम लोग खाते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऊर्जा मतलब ऊष्मा उत्पन्न करता है, और जब ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो उसी को तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलोगे। ये रहा रिएक्शन, ये रहा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों, C6H12O6। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ग्लूकोज किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये वाटर बनाता है और ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा मतलब ऊष्मा, गर्मी रिलीज करता है। एक काम करो, अभी बैठे बैठे वीडियो देख रहे हो ना, लंबी सांस लो और हाथ पे छोड़ के देखो, आपको हीट महसूस होगी। लंबी सांस लो, अब हाथ पे छोड़ के देखो, नाक से लंबी सांस लो और हाथ पे छोड़ के देखो, इस पर छोड़ के देखो। आप लंबी सांस लेकर इस पर छोड़ के देखो, अभी करके देखो हाथों हाथ, आपको हीट रिलीज होगा। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि हीट रिलीज कर रहा है। तो चावल, ब्रेड, आलू आदि में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है। यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फेरस सल्फेट याद कीजिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये एग्जाम में जरूर आता है, हर किसी का आज तक हर किसी के एग्जाम में है। फेरस सल्फेट याद रखना, इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं, फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो बच्चों 3 चीज बनती है। फेरिक ऑक्साइड पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, याद कीजिए, मैंने ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बताया था, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया उसमें सिखाया था, ये दोबारा बता देता हूं। फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। एक तो पूछे कौन सा अभिक्रिया है, तो ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। दूसरा पूछा जाएगा कि फेरस सल्फेट का कलर बताओ, तो फेरस सल्फेट का हरा रंग होता है, रिएक्शन से पहले हरा रंग होता है, लेकिन रिएक्शन के बाद इसका कलर लाल भूरा हो जाता है। रिएक्शन से पहले हरा रंग और रिएक्शन के बाद लाल भूरा रंग। और इस रिएक्शन में गंध आती है, पूछा जाएगा किसका गंध आता है, तो सल्फर के जलने की गंध आती है। इस रिएक्शन में सल्फर के जलने की गंध आती है, स्मेल आती है। अरे भैया ये आपके बुक में दिया हुआ है बेटा, सोना मेरे चंदा मेरे रसगुल्ले, ये देखो ये रहा एक्टिविटी। मैं आपको जो बता रहा हूं ना ये पेपर में आता, ये देखो ये वाला एक्टिविटी है। ये देखो लिखा हुआ है फेरस सल्फेट, देखिए ये फेरस सल्फेट। तो नोट्स को फैला दो अपने दोस्तों के बीच में ताकि हर बच्चा पढ़ पाए, भारत का हर बच्चा फ्री में पढ़ पाए। ऐसा कर दो इस नोट्स को। फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। इसका कलर पहले क्या था? हरा था। रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ? लाल भूरा हो गया। गंध किसकी आई? तो सल्फर के जलने की गंध आई। ये एक्टिविटी है आपके बुक में, ठीक है। अगला आता है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या होता है? तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो बच्चों 2 चीज बनती है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी बोला जाता है, क्योंकि ऊष्मा की वजह से ये टूट रहा है। देखो पहले 1 था, अब 2 बन गए, ऊष्मा के कारण ये टूट गया 2 हिस्सों में, इसलिए उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बट मेन रिएक्शन याद रखना है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये 2 हिस्सों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एक एक्टिविटी आती है लेड नाइट्रेट के बारे में, कुछ ना कुछ इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। बोलो लेड, पी भी मतलब होता है लेड, शीशा, और NO3 नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, इसका रिएक्शन पूछेगा। एक्टिविटी आपके बुक में है। मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा के दूंगा ताकि 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म। भाई साहब इसको करने के बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मार्क्स मैंने आपको दिखा दिए। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं ना, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो 3 चीज बनती है। एक बनती है लेड ऑक्साइड, यहां पे लेड ऑक्साइड भी आएगा, ठीक है, देख लेना यहां लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, 3 चीज की फॉर्मेशन होती है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो 3 चीज बनती है। पहला लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? उसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऊष्मा की वजह से बेचारा ये टूट गया ना। पहले 1 था अब 3 हो गए, पहले 1 था अब 3 हो गए। किसकी वजह से हुए? ऊष्मा के कारण। तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें ना आपसे पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में भूरे रंग का धुआं निकलता है। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउन फ्यूम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्राउन फ्यूम। हिंदी बोलते हैं भूरा धुआं। तो भूरा धुआं ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भूरा धुआं मतलब भूरे रंग का धुआं निकलता है।
आप बचपन में ना, या अभी भी आप दिवाली वगैरह पे ना फुलझड़ी लाते होंगे कई सारे, उसमें देखते होंगे कुछ ब्राउन कलर का कुछ निकल रहा है उसमें, है ना, वो इसी की वजह से बनता है, इसलिए तो पोल्यूशन होता है ना बहुत ज़्यादा, तो वो इसकी वजह से होता है। अच्छा, अगला टॉपिक है श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पूछा जाएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का रिएक्शन बताओ, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में दो रिएक्शन होता है, एक होता है सिल्वर क्लोराइड, एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है। जाके देखिए 2023 जो बोर्ड का एग्जाम आया उसमें पेपर में क्वेश्चन आए, एज इट इज मेरे टॉपिक आए थे या नहीं आए थे, आप जाके चेक कर लीजिए। 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था। मैं कह रहा हूं ना, आप मेरे नोट्स कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आता सर जी, आप इसे बिल्कुल भरोसे के साथ पढ़िए, मजा आ जाएगा। और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, देश में किसी का भला हो जाएगा। मैं चाहता हूं हर बच्चा फ्री पढ़ पाए ये सब चीजें। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। इन्हीं दो रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जब हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाते हैं। ऐसे ही एक एक्टिविटी आपके बुक में दे रखा है कि जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, याद कीजिए मैं आपको बता चुका हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। याद करो, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। तो देखिए आयरन सल्फेट और कॉपर, एक तो आपको याद रखना ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहले भी बता चुका हूं, आप जाके चेक कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कि आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कलर। इसका पेपर में कलर पूछता है। कॉपर सल्फेट का कलर नीला, पहले नीला होता है, कॉपर सल्फेट का पहले कलर नीला होता है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद इसका कलर मलीन हो जाता है। मलीन मतलब मिट्टी जैसा कलर हो जाता है। कॉपर सल्फेट का कलर नीला होता है, ब्लू होता है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद इसका कलर नीला हो जाता है। वहीं आयरन जो होता है वो भूरा हो जाता है, आयरन का कलर भूरा हो जाता है रिएक्शन होने के बाद। अब बताऊंगा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। लास्ट टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। मैं आपको चुटकियों में समझा दूंगा कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्या करते हैं। देखिए मैं बात समझिए आप, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका मैं आपको सीखिए। Mg+O2 इसको मुझे बैलेंस करना है, पेपर में ऐसे आता है और 1 नंबर में आता है, सिर्फ 1 मार्क्स में, इसलिए जल्दी करना, शॉर्ट में, ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब मत कर लेना, एक ही नंबर में पूछते हैं बस। बैलेंस करने का तरीका देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड देखिए क्या होता है। पहले लेफ्ट पे देखना है फिर राइट पे देखना है, ठीक है। Mg यहां कितने हैं? 1 है। Mg यहां कितने हैं? 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। O कितने हैं? यहां 2 है। O कितना है? यहां पे 1 है, तो यहां 1 है ना O, तो यहां पे 2 लगाना है आपको, यहां पे 2 लगाना है। साइंस कहती है केवल आप शुरू में मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस अपनी तरफ से प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। तो यहां पे O2 है, यहां O1 है, तो यहां पे 2 लगा देंगे। अब जब 2 लगा दोगे ना तो फिर शुरू से चेक करेंगे, स्टार्टिंग से चेक करेंगे, हिट एंड ट्रायल। हिट कर दिया, अब ट्रायल करेंगे। ट्रायल हमेशा शुरू से होता है। Mg कितना है? 1 है। Mg कितने हैं? 2 है। यहां Mg 1 है, यहां Mg 2 है, तो अब यहां पे 2 लगेगा। जो कम होगा उसके आगे लग जाएगा नंबर। फिर शुरू से चेक करेंगे, हिट एंड ट्रायल। हिट कर दिया, अब शुरू से करेंगे। Mg कितने हैं? 2 है। Mg कितने हैं? 2 है। O कितने हैं? 2 है। O कितने हैं? 2 है, तो हो गया बैलेंस। चलिए और समझिए, मैं कहता हूं सिल्वर क्लोराइड ये ले लिया और Ag ले लिया और Cl2 ले लिया, मुझे इसको बैलेंस करना है। समझिए Ag कितना है? 1 है। Ag कितना है? 1 है। Cl कितना है? 1 है। Cl कितने हैं? यहाँ 2 है, तो ये कम है ना, तो यहाँ 2 लग जाएगा। फिर शुरू से स्टार्टिंग से चेक करना है, बिल्कुल शुरू से चेक करना है। Ag कितने हैं? 2 है। Ag कितने हैं? 2 है। Ag कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। फिर शुरू से चेक करेंगे, Ag कितने हैं? 2 है। Ag कितने हैं? 2 है। Cl देखिए, Cl कितने हैं? 2 है। Cl2 है ना, 2 की मल्टीप्लाई सब में करनी है। Ag भी 2 है तो Ag भी 2 है, Cl2 है तो Cl भी 2 है, तो हो गया बैलेंस। चलिए और समझिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन और मैंने ले लिया कॉपर ऑक्साइड। और समझ लीजिए, यहां कॉपर कितने हैं? तो 1 है। यहां कॉपर कितने हैं? 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर 1, कॉपर 1। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? यहां ऑक्सीजन 2 है और यहां ऑक्सीजन 1 है, तो यहां पे 2 लगाओगे आप। फिर शुरू से चेक करेंगे, स्टार्टिंग से चेक करेंगे। कॉपर कितने हैं? तो कॉपर 1 है। कॉपर यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 लग जाएगा।
फिर शुरू से चेक करेंगे, कॉपर कितने हैं 2 है, कॉपर कितने हैं 2 है, ओ कितने हैं 2 है, ओ कितने हैं 2 है, हो गया बैलेंस। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लीजिए कोई भी एग्जांपल लीजिए। मैं चलो एक एग्जांपल और लेता हूं H2O का। H2O, इसको हमने तोड़ा था, H2 अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। लीजिए इसी का एग्जांपल लीजिए। H कितने हैं 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहां पे लगेगा 2। और फिर शुरू से स्टार्टिंग से देखेंगे, हाइड्रोजन हो गए 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन हो गए 4 और यहां पर है केवल 2, तो यहां पर 2 लगा देंगे, जो कम होगा उसके आगे लगा देंगे। फिर शुरू से चेक करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं तो 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं तो 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं तो 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं तो 2 है। हो गया। तो ये था बच्चों कंप्लीट चैप्टर 1। बिलीव मानिए बच्चों, अगर आपने पूरी ईमानदारी से इस पूरे नोट्स को ढंग से कर लिया तो बिलीव मानिए आपके मार्क्स कुछ इस तरह से होंगे। हर एक बच्चे की मैंने फोटो पूरा डिटेल के साथ दिया है, ताकि आप चाहो तो किसी भी बच्चे का मार्क्स चेक कर सकते हो गूगल पर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के वीडियो के लिए कृपया हमसे जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जितना आप शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कोई गलती हो गया हो मुझसे तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।